नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपको खबर लगातार बता रहे हैं मतदान से जुड़ी हुई खबरें। ये लोकतंत्र का महापर्व, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव, छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाई, जहां का ताजा हाल लगातार हम आपको बता रहे हैं। महाचुनाव पर ये वहां कवरेज लगातार जारी है। न्यूज स्टेट आपको बता रहा है सबसे पहले ये मतदान से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट। वोटिंग प्रतिशत आप देख रहे हैं इस वक्त। मरवाही का वोटिंग प्रतिशत 30% वोटिंग अब तक मरवाही में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की सीट मरवाही, 8 प्रत्याशी आजमा रहे हैं किस्मत। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच और मरवाही में इस वक्त कांटे का मुकाबला। वोटिंग प्रतिशत ये 30%। इस वक्त समय 1 बजे का और 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो होगा वो हम आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले का वोटिंग प्रतिशत हो सकता है करीब 30% वोटिंग हुई है। तेजी के साथ बढ़ा ये प्रतिशत। सुबह 7 बजे से जब से वोट शुरू हुए 9 बजे तक 5% था, उसके बाद 9 से लेकर लगातार इजाफा होता रहा है और अब दिन के 1 बजे तक ये प्रतिशत पहुंच चुका है 30%। कुछ देर पहले का ये अपडेट है, अब हो सकता है कि आंकड़ा थोड़ा और बढ़ा हो। आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मरवाही से। आदित्य, कैसा उत्साह है इस वक्त? और हमने जब आपसे बात की सुबह से लेकर अभी तक वोटिंग प्रतिशत तो 30% हो चुका है, लेकिन फिलहाल इस वक्त स्थिति क्या है? क्या कहते हैं वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के प्रत्याशी और जनता में उत्साह कितना है मतदान को लेकर? आदित्य, देखिए, कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। पेंड्रा गोरेला मरवाही जब जिला बना था उसके बाद मरवाही उपचुनाव की घोषणा हुई थी, मरवाही का प्रभारी इन्हें बनाया गया था इस उपचुनाव का। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूँ। क्या रुझान नजर आ रहा है सबसे पहला सर, और किस बात को लेकर जनता के बीच है? देखिए, जनता इधर कांग्रेस के कार्यक्रमों से, कामों से बहुत खुश है और इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ परसेंटेज भी वोटिंग की आ रही है। सुबह जब मतदान शुरू हुआ इसके पहले अधिकांश जगह लाइनें लग गई थी, लोग वोट डालने के लिए आतुर थे और कांग्रेस के प्रति अच्छा रुझान है और अच्छी वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। इस चुनाव में ये बात आई कि आज भी सुबह सीएम साहब ने ट्वीट किया कि 18 सालों से षड्यंत्रकारियों से मुक्त कराना है मरवाही को। वहाँ रेणु जोगी बोल रही हैं कि लगातार जोगी जी ने काम किया, इस बार जोगी परिवार को ही हटा दिया गया। क्या हुआ क्या इस चुनाव में, और क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर गई? क्या उससे कोई फर्क पड़ा जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़? 2003 के बाद लगातार उनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी से समझौता रहा अघोषित, और अभी भी जो हुआ है ये घोषित हो गया है। जो उनकी पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया है तो उसके बाद तो अब हटा दिया, छुड़ा दिया, ये सब बातें तो खत्म हो जाती हैं। जब आपने एक पार्टी से, स्थानीय पार्टी ने जब एक राष्ट्रीय दल को समर्थन दे दिया तो उसके बाद वो बातें कहाँ रह जाती हैं? तो इसलिए ये बोलना गलत है। और अब जब दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और उसके बाद बुरी कदर हारेंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा इनको कि क्या हुआ। कितने वोटों से जीत की उम्मीद है? क्योंकि कई इलाकों में हमने देखा है सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं, परसेंटेज भी बहुत अच्छा खासा जा रहा है। क्या लगता है कि उम्मीद है नया जिला बनाने का फायदा मिला है? मेरा एक अंदाज है कि 1.5 लाख वोटिंग होने की संभावना है। मुझे 1,91,244 वोट में 1.5 लाख वोटों का एक मेरा अनुमान है और 1.5 लाख वोटों का अनुमान के मुताबिक लगभग हम लोग 30,000 वोटों से जीतेंगे। ये जो जनता कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, रेणु जोगी के साथ बदसुल्की हुई, कल उन्होंने थाने में भी शिकायत की, ये सब है क्या? क्या फायदा मिलेगा? गंभीर सिंह लड़ रहे हैं। नहीं, कोई बदसलूकी नहीं हुई है। वो जो वहाँ के गांव वालों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा और मोदी जी के नाम की घड़ी बांटने गई थी तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वहाँ के गांव के लोग यहाँ का डेवलपमेंट चाहते हैं। उसके एक दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी, इसलिए वो जानबूझ के उस गांव में गई और जाके वहाँ प्रभावित करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से उनका विरोध किया और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से नारा लगाया कांग्रेस पार्टी से। तो कोई बदसलूकी नहीं हुई इसमें। मरवाही उपचुनाव में जोगी कांग्रेस अब नहीं है, क्या ये माना जाए कि मरवाही से अब जोगी परिवार का कोई दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि जाति वाले पेंच में इस प्रकार से फंसे हैं? क्योंकि मरवाही अभी तक सिर्फ जोगी परिवार के नाम से ही जाना जाता रहा। देखिए, वर्तमान में तो स्थिति यही दिख रही है
और आगे जो भी निर्णय मान लीजिए वो न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरवाही क्षेत्र में भविष्य में उनको कोई चांस मिलेगा। एक आखिरी सवाल, जयसिंह अग्रवाल को बहुत बड़ी जवाबदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौंपी थी मरवाही में उपचुनाव की, क्योंकि नया नया जिला बना है और अजीत जोगी का गढ़ माना जाता था। क्या लग रहा है कितनी परेशानी आई इस दौरान और क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के लिए आगे के लिए, क्योंकि संगठन यहाँ पर था ही नहीं। यहाँ मरवाही का चुनाव मतलब अजीत जोगी, बस उसके अलावा कुछ जाना नहीं जाता था। देखिए, यहाँ पूर्ण रूप से जनता का सहयोग मिला, मुझे संगठन का भी सहयोग मिला। 19-20 थोड़ी मोड़ी तकलीफें तो आती हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये जगह चुनाव की दृष्टि से नहीं थी, लेकिन काफ़ी यहाँ की जनता ने भी सहयोग किया, कांग्रेस के साथियों ने भी सहयोग किया, और आम नागरिक जब सहयोग करने लगा तो इसके साथ साथ अदर्स जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी दल में नहीं है, ये अन्य दल के लोगों ने भी इसमें सहयोग प्रदान किया और बड़ी तेज़ी के साथ लोग वापस कांग्रेस में जुड़े और लोगों ने सहयोग प्रदान किया। और एक बहुत बड़ा ये कारण रहेगा कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतना, कांग्रेस की नीतियों पे, कांग्रेस की विचारधारा पे लोगों ने आज ठप्पा बटन दबाने का जो आज आह्वान किया है। मिशन 70 पूरा हो गया मतलब कांग्रेस का आपके हिसाब से? हाँ, मिशन 70 पूरा होना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ यहाँ पर मरवाही उपचुनाव के प्रभारी भी हैं। लगभग 1.25 से 1.25 महीने से लगातार यहीं पर है और कहीं ना कहीं देखिए मरवाही उपचुनाव में जीत का दावा किया। 10 तारीख को रिजल्ट भी पता चल जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है, लगातार वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल, इसका मतलब साफ है मरवाही उपचुनाव में जनता का उत्साह है और निश्चित तौर पर 10 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य इस खबर के लिए, इस जानकारी के लिए। और आइए इस वक्त हम रुख करते हैं भोपाल में हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। आइए सीधा चलते हैं। जी बिल्कुल अक्षय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुँचे थे। कंट्रोल रूम बीजेपी कार्यालय में बनाया गया है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी मेहनत हुई, मुख्यमंत्री ने तकरीबन 80-85 सभाएँ की, आपने दर्जनों सभाएँ की, और आज जो मतदान हो रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं इस कंट्रोल रूम से? कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे हमारे कार्यकर्ता आज पूरे मध्य प्रदेश के इस 28 विधानसभाओं के चुनाव को एक बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करने का काम, ये टीम लगातार पूरे चुनाव में लगी रही है। उन्होंने सारी चीज़ों को संभाला है और जिस प्रकार के ट्रेंड अभी मतदान के आ रहे हैं कि मतदान भी अच्छी संख्या में हो रहा है और मतदान का जो ट्रेंड है वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को दिखाई देता है। और उसका परिणाम ये है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि EVM की चिप हाइक हो सकती है और आगे चल के हार का संभावनाएं देख करके वो EVM पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी अब कर रहे हैं। उन्होंने तो लोकसभा में भी सवाल उठाया था। उससे लगता है कि अब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, तो उसका बहाना क्या होगा ये दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, तो इसलिए अब ऐसा लगता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे बूथ से जहां पर फायरिंग तक हो गई है। मुरैना की बात की जाए, आरोप जो हैं वो BSP ने सीधे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। देखिए, कांग्रेस के लोग पहले दिन से गुंडागर्दी पर उतारू हैं। हाट पिपलिया के अंदर हमारे प्रत्याशी के भाई पर हमला किया, ग्वालियर के अंदर हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला किया। ये कांग्रेस चूँकि बौखला गई थी और दिग्विजय सिंह कमलनाथ लगातार इसी रणनीति में थे कि कैसे न्यूसेंस किया जाए और न्यूसेंस के आधार पर कुछ दबाव क्रिएट करें। तो धनबल और बाहुबल ये दोनों उनके आधार रहे हैं, जो उनका एक कैरेक्टर है। इस चुनाव में उन्होंने करने का जो प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सक्षम हैं, तैयारी के साथ लगे हैं। और मैंने तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील की थी और पुनः एक बार अपील करता हूँ कि इस प्रकार के तत्वों से बिल्कुल मुकाबले के साथ मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रचंड बहुमत के साथ हम अपने बूथ को जीत के आएँ। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बनेगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सब मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ, आज भी मंगलवार है, नतीजे आएंगे वो भी मंगलवार। कमलनाथ जी, इस चुनाव के बाद भी मंगलवार के दिन थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छा है। हमारे तो हृदय में मंगलवार बसा है, हमारे तो हृदय में हनुमान जी और भगवान श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। अब कमलनाथ जी खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम है।
जो उन्होंने कहा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो कमलनाथ जी ये दिखावा बन के न रहे, आप आगे भी मंगलवार का ध्यान रखें और हनुमान जी का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हम सब लोग तो दिन प्रतिदिन भगवान की शरण में हैं और उनके आशीर्वाद से ही और उनका आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ते हैं और उनके आशीर्वाद से ही सारी चीज़ें करते हैं। वो तात्कालिक और केवल आज चुनाव तक ये दिखावा न हो, इतना ही हमारा उनसे अनुरोध है। मध्य प्रदेश की जनता ये बेहतर जानती है। एक आखिरी सवाल सर, कितनी बड़ी चुनौती थी ये बीजेपी के लिए, क्योंकि एक आम चुनाव की तरह इस पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार देखा हमने कि मुख्यमंत्री आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती सभी एक तरह से खूब दर्जनों रैलियां करते हैं। देखिए, विशेष प्रकार का चुनाव था और इस चुनाव में ये बात सही है कि चैलेंज तो था ही। सभी लोग मित्र भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आए, सरकार बनी, लेकिन सरकार को स्थायित्व देने के लिए और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है। उसका परिणाम यह है कि पॉलिटिकली डिसीजन लेकर के सरकार रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता भी ये बात चाहती थी, क्योंकि 15 महीने के अंदर जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश को बंटा ढार किया, गरीबों के अधिकारों के हक को छीना, उसका परिणाम ये था कि सरकार गई थी। अब एक अच्छी सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील नेतृत्व है, क्लीन स्वीप आधार पर सरकार बने और सरकार में स्थायित्व आए। ये मध्य प्रदेश की जनता ने मन बनाया और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। कांग्रेस कह रही है क्लीन स्वीप करेंगे। क्लीन स्वीप कांग्रेस क्या करेगी? ये तो अभी आज ही क्लीन स्वीप हो गया कि दिग्विजय सिंह ये कहने लग गए कि ईवीएम में चिप हैक हो सकती है। तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो सीधे तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस अपनी हार स्वीकार चुकी है और इसीलिए दिग्विजय सिंह अभी से बहुत शुक्रिया आपका। ईवीएम शुभम का बने रहिए आप हमारे साथ, आगे आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी बने हुए हैं भांडेर से। इस वक्त दुर्गेश मेरे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा सुर्खी से बने हुए हैं। जितेंद्र, सुर्खी में आप इस वक्त हैं, वहां कैसी बह रही है चुनावी बयार? बिल्कुल, देखिए सुर्खी की अगर बात करें तो सुर्खी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आई हुई थी, हालांकि वो यहाँ से चली गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से आदर्श मतदान केंद्र है, जहाँ पे जिसको पिंक थीम दी गई है और इसे ये पिंक थीम दिया गया है और यहाँ पर इसको पूरी तरीके से साज सज्जा के साथ सजाया गया है ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। 30% से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो काउंटर हैं, जो टेबल्स हैं वो लगाए गए हैं और सजावट को भी यहाँ पूरी तरह से किया गया है। साथ ही लोग यहाँ पर जब आ रहे हैं तो उन्हें कोविड के जो नियम होते हैं उसका पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साज सजावट है वो की गई है और इस पूरे मतदान केंद्र में मनोरंजन कक्ष सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। हाल ही में जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, हालांकि उन्हें काफ़ी क्षेत्रों में जाना है, कई जगहों पर जाना है, इसलिए वो यहाँ से चली गई हैं और अब वो अगली जगह पर गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज प्रत्याशियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक ही मतदान केंद्र पर खड़े रहे। उनके पास कई सारे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर उन्हें वोटिंग के लिए जाना है। और यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि वो जो विकलांग मतदाता हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर व्हीलचेयर की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ ही जो अलग ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त रुक करेंगे हम दुर्गेश का। दुर्गेश भांडेर में इस वक्त मौजूद हैं और दुर्गेश के साथ वहां पर प्रत्याशी मौजूद हैं। दुर्गेश, बिल्कुल अक्षय, देखिए भांडेर विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी हैं। काफ़ी चर्चित विधानसभा रही है। यदि ग्वालियर चंबल की बात करें तो डबरा के बाद जो दूसरी सबसे चर्चित विधानसभा रही है वो भांडेर विधानसभा है, क्योंकि फूल सिंह बरैया जी का बयान आया था, उसके बाद काफ़ी बवाल भी मचा। हमारे साथ बरैया जी मौजूद हैं। आज तो आपकी पूरी मेहनत का निचोड़ निकाल रही है जनता, क्या निचोड़ निकलता दिखता रहा है? मैं अभी सुबह से ही कई पोलिंग का मैंने भ्रमण किया और वहाँ पर जो वोट डालने के लिए बुजुर्ग जा रहे थे, बहनें जा रही थी, महिलाएं थीं, नौजवान थे, तो वो वोट डाल रहे थे। मैंने पूछा कि आप वोट मुझे देख करके अगर कहेंगे कि हमको नहीं कि आपको देख करके नहीं, हम देश बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं। हमारा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारी डेमोक्रेसी नष्ट हो जाएगी, देश बिच रहा है। देश में 151 रेलें बेच दी गई, 121 रेलवे स्टेशन बेच दी, 121 ट्रैक बेच दिए, 105 स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, यहाँ तक कि लाल किला तक का बेच दिया। बरैया जी, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो जाती है, लेकिन यदि हम भांडेर की बात करें, क्योंकि आप प्रत्याशी भांडेर से हैं, चुनाव अगर जीतते हैं तो फिर विधायक भी भांडेर से ही होंगे, ऐसे में भांडेर के मुद्दे कहाँ चले गए?
क्योंकि पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार में हमने देखा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, बयानों पर, आरोप प्रत्यारोप पर ज़्यादा फोकस किया, ना कि स्थानीय मुद्दों पर। भांडेर की भी तो समस्याएं होंगी कुछ। अभी ऐसा सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिया है, उस वचन पत्र से जनता मध्य प्रदेश की सहमत है, और इस बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारा अगर कोई उद्धारक बन सकता है तो माननीय कमलनाथ जी हैं। और कमलनाथ जी के वचन पत्र में किसानों का कर्जा माफ़ है, ये तो लोकल की समस्या हो गई। गाय का मसला है, गाय इन्होंने घर से छोड़ दी, और गाय के लिए गौशालाएं जब नहीं बनाई तो गाय चर करके उनकी फसल किसानों की रोड पर सोती है, रोड पर ड्राइवर जो ट्रक चढ़ा करके काट मार के डाल जाता है, तो हजारों गाय मर रही हैं। भांडेर को कहाँ देखते हैं आप? विकास की दौड़ में भांडेर को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है जो गाय का, जो भांडेर के किसानों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। ये 5000 गौशालाएं बना करके माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का और भांडेर का भी विकास किया। यहाँ पर तमाम ऐसे विषय थे जो अभी नए हमारे वचन पत्र में जोड़े हैं, जैसे कहीं कहीं पर हम एडीजे कोड बनाएंगे, कहीं कहीं पर तहसील बनाएंगे, जैसे उन्नाव को तहसील का दर्जा देंगे, और यहाँ पुल बनाएंगे जहाँ पर एक शमशान है तो बरसात में डेड बॉडी ले जाना। हम ये मुद्दे कहेगा, लेकिन एक बात रही, आपका भी बयान काफ़ी सुर्खियां बटोरा पूरे प्रचार प्रसार में। कमलनाथ जी का बयान भी सुर्खियां बटोरा, उन्होंने इमरती देवी पर आपत्तिजनक शब्द कहे। इसके साथ साथ तमाम मंचों से आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा न, इन बयानों पर का कोई असर पड़ा है क्या जनता के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा देश, अब पूरा दुनिया जान गया है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो झूठ पर ही अपनी फिलॉसफी चलाते हैं, और झूठ पर हम तो दूसरी पार्टी के लोग हैं। ये अपनी पार्टी के ही कैडर को अश्लील वीडियो बना करके रास्ते से आउट कर देते हैं। कई नेता इन्होंने, बड़े बड़े इनके संघर्ष करने वाले, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब देते रहिए सफाई उस वीडियो की। तो इसलिए ये अपनों को नहीं छोड़ते हैं तो दूसरों को कहाँ से छोड़ेंगे। ये घबरा गए थे, ये इनके माननीय कमलनाथ जी के आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौनी पड़ गई है। भाई, माननीय कमलनाथ जी को 5 वर्ष का मौका देना चाहिए था। इन्होंने सरकार क्यों खरीद करके, विधायक और इनको खरीद करके, भारत में पहली बार हुआ कि एक विधायक 35 करोड़, एक मंत्री 50 करोड़ में बिका। इससे लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा उठ जाएगा। अगर लोगों ने सोचा कि ऐसा आदमी फिर से जीत गया तो ये परंपरा बन जाएगी, और अगर परंपरा कहीं ये बन गई कि जीत करके हम इतना में बिकेंगे, तो लोग तो बिकने की बात पहले सोचेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या होगा। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि अब तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को ही हमें लाना है, इसलिए देश बच सकता है। टिकाऊ और बिकाऊ पर ज़्यादा फोकस किया आपने, गद्दारों के शब्द का लेकर ज़्यादा फोकस किया। बीजेपी प्रत्याशी भी मैदान में है यहाँ पर, कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता तो दोनों का ही चेहरा देखती है। नहीं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अब जैसे हम लोग जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, जनता के बीच में रहे, तो जनता खुद नारे बोलती है कि हमें बिकाऊ नहीं चाहिए, हमको टिकाऊ चाहिए। ये जनता खुद बोलती है। तो जनता की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा मतदाता है, तो उसके जहन में ये है कि ये बिकना खरीदना तो कम से कम नहीं होना चाहिए। एक बार को विधायक बने, मान लो काम कम करे, ज़्यादा करे, हो सकता है, लेकिन आप बिक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी देश का एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, वो पार्टी खरीद रही है विधायक को, और खरीद करके और बाजार लगा रही है। अगर ये इस तरह से ये कहीं फिर से बिकने लगे तो देश तो खत्म हो मुद्दा जाएगा। उठता है। लेकिन आज की तारीख में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी हैं कि या कहें नेता कहें, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि 28 में से 28 100% सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये संभव नज़र आता है आपको? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी क्षेत्र में कमज़ोर रहती है। क्या लगता है आपको, कितनी सीटों पर कवर कर रही है? मैं तो मैं खुद के हिसाब से बात कर सकता हूँ कि मैं कई सीटों पर प्रचार करने के लिए गया पार्टी की तरफ से। मैंने कई सीटों का माहौल देखा, मिजाज देखा, और मैं दावे से हमारे और सहयोगी लगातार बने हुए मेरे साथ इस वक्त दीप्ति चौरसिया भोपाल से बनी हुई है, विनोद शर्मा ग्वालियर से भी हमारे साथ हैं। विनोद, ग्वालियर में मतदान प्रतिशत क्या हुआ है, और अभी ग्वालियर में मतदाताओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, भीड़ कितनी है मतदान केंद्रों पर, और छुटपुट जो अप्रिय घटनाओं की खबरें थीं, क्योंकि संवेदनशील इलाका तो है ही ग्वालियर चंबल संभाग। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी अगर ग्वालियर की बात करते हैं तो मतदान का प्रतिशत लगभग 23% से ऊपर निकल गया है, और सबसे ज़्यादा डबरा और ग्वालियर विधानसभा में 27% के आसपास हुआ है। जबकि जिस विधानसभा में हम खड़े हैं अभी, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में, यहाँ लगभग 16% मतदान हुआ, तो यहाँ का मतदान काफ़ी कम हुआ है। बाकी जहाँ तक
हिंसा की बात है तो मुरैना और भिंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां से इस तरह की घटनाओं की खबरें आ रही हैं। कहीं कहीं गोलीबारी भी हुई है। भिंड के मेगांव क्षेत्र में विवाद हुआ, मुरैना जिले के सुमावली क्षेत्र में भी गोलीबारी हुई। हालांकि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन छुटपुट हिंसा की ज़रूर खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो ग्वालियर में अगर हम बात करें मतदाताओं के रुझान की, तो धीरे धीरे लोग अभी भी निकल कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला लगभग 5:30 बजे तक चलता रहेगा, क्योंकि 6 बजे तक मतदान समाप्ति होने का अंतिम घंटा रहेगा। 6 बजे का समय है, उससे पहले भी मतदाता यहाँ पर आएंगे। और ये जो मतदान केंद्र है जहाँ अभी हम हैं, यहाँ 3-4 मतदान केंद्र हैं एक ही कैंपस में। तो इस मतदान केंद्र पे तो बहुत कम संख्या आ रही है, लेकिन दूसरा मतदान केंद्र है मेरे सामने, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। वहाँ लगातार लोगों के आने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे कोरोना के बीच में कि कोरोना है कैसे जाएंगे मतदान करने, ऐसा असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिनकी उम्र 80 साल 75 साल है वो लोग भी मतदान करने आ रहे हैं, और जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं वो भी कहीं व्हीलचेयर पे आ रहे हैं या अपने परिजन के किसी पीठ पर सवार होकर आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा भी। 5:30-6 बजे के आसपास जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि पूरा प्रतिशत ग्वालियर चंबल अंचल का कितना रहा है। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि जैसे जैसे मतदाताओं का इंटरेस्ट अगर वोटिंग में बढ़ा है तो इसके मायने ये है कि प्रतिशत बढ़ेगा और उससे सरकार की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा प्रतिशत बढ़ेगा तो शायद उनके लिए फ़ायदा होगा इस बात का, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं। मैं लौटूंगा आपके पास में। दीप्ति चौरसिया भोपाल से बनी हुई है, मैं लौटता हूँ विनोद आपके पास। दीप्ति भोपाल से हमारे साथ हैं। दीप्ति, भोपाल में इस वक्त क्या स्थिति है मतदान की, मतदान केंद्रों की? यहाँ का प्रतिशत अभी क्या कह रहा है? और कहीं किसी बूथ से किसी तरह की खबर, हालांकि प्रदेश की राजधानी है तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा चाक चौबंद होगी। देखिए, भोपाल में कोई भी उपचुनाव की सीट नहीं है। हालांकि भोपाल संभाग में कुछ सीटें आती हैं, राजगढ़ की और सांची की, लेकिन भोपाल प्रॉपर में कोई सीटों पे मतदान नहीं होना है। जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं वो इससे बाहर हैं। हालांकि यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन का पूरा मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था, और उसके साथ साथ कोई कोविड को देखते हुए किस तरह से अरेंजमेंट करना है उन पर पूरी निगाह रखी जा रही है। वोटिंग परसेंटेज लगातार आ रहा है। हालांकि सुबह से काफ़ी अच्छी वोटिंग परसेंटेज आया है सामने। जिस तरीके से माना जा रहा था कि कोविड को लेकर वोटिंग कम होगी, तो वो स्थितियां तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही हैं और लोग बड़े उत्साह से वोट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बम्पर वोटिंग परसेंटेज है ये किसको फ़ायदा देने वाला है? क्या ये वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए हो रही है? क्या ये वोटिंग सरकार बदलने के लिए हो रही है? क्योंकि बम्पर वोटिंग को लेकर भी बहुत तरह के जो है इक्वेशंस होते हैं। राजनीतिक पंडित बड़ी अलग अलग बातें करते हैं। राजनीतिक एनालिसिस जो जानते हैं करते हैं वो इसके लिए भी बहुत तरह की चीज़ें बताते हैं कि जो अब ज़्यादा वोटिंग होती है तो विपक्ष को साथ दिया जाता है या जनता विपक्ष के फेवर में जाती है वो वोटिंग, जनता सरकार बदलना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये चुनाव भी बड़े अपने और अलग तरीके के हैं, और ये अपने और अलग तरीके के चुनाव में, कोविड काल में होने वाले चुनाव में भी इतनी बम्पर वोटिंग हो रही, तो निश्चित ही लोगों में उत्साह तो है। लेकिन ये बम्पर वोटिंग किसके लिए हो रही है? क्या कांग्रेस की कैंपेनिंग सही साबित होने जा रही है, या फिर बीजेपी को ही बनाए रखने के लिए जनता इतने बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकल रही है? अक्षय जी, लेकिन कल जो है सांची में एक बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर, इसके अलावा भीतर घात की खबरें लगातार आती रही। क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो शेजवार हैं उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल पाए गए हैं, उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। तो क्योंकि सांची बगल की सीट है भोपाल में, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि यहाँ पर जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं वो कल तक एक्टिव थे और इस पर शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान भी लिया है।
अक्षय, जो खबरें आ रही थी, जिस तरीके से एक लेटर चला था जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे पे अनुशासन की कार्रवाई बताई गई थी, वो लेटर जो है सोशल मीडिया के जरिए आया था और उसके बाद बीजेपी ने उस पर से अपनी सफाई दी थी कि वो लेटर जो है वो फर्जी है, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि सांची नहीं, मध्य प्रदेश की ऐसी कई सारी सीटें हैं जिसमें भीतरघात की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं और खासकर सांची में अगर हम देखें तो सांची में ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सांची सीट पर इससे पहले 3 मंत्री इसी इलाके से आते हैं, जिसमें डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, जिनका बेटा मुदित शेजवार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हार गया था, लेकिन इसके अलावा रामपाल जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के बड़े करीबी माने जाते हैं, और इसके अलावा जो है सुरेंद्र पटवा, ये 3 मंत्री यहाँ से इसी जिले से हुआ करते थे, रायसेन जिले से। लेकिन अब उसमें से एक चूंकि चुनाव हार चुके हैं तो 2 मंत्रियों की दावेदारी मंत्रिमंडल में खत्म हो गई, क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों को भी एडजस्ट करना था, जो सिंधिया समर्थक, जितने सिंधिया समर्थक आए थे उनको एडजस्ट करना था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर आए थे उनको एडजस्ट करना था। तो इन सब के चलते जो है रायसेन की सीट डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को मिली, तो वहाँ से उनको मंत्री बनाया गया। तो निश्चित ही जो एक मन मिटाव की स्थितियाँ थी या अनमनेपन से काम करने वाली स्थिति थी, वो शिकायतें लगातार आ रही थी और इस तरह की स्थितियाँ देखने को भी मिली थी, क्योंकि जहाँ जहाँ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की सभाएं होती थी या कैंपेनिंग होती थी, वहाँ पर डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे नहीं दिखाई देते थे। हालांकि कुछ ठीक है दीप्ति, बनी रही आप हमारे साथ और आप सभी मेरे साथ बने रही। दीप्ति, विनोद, नितिन, दुर्गेश, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं।